The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी में बात कोरोना वैक्सीनेशन की। आज इसके दूसरे चरण का तीसरा दिन है। 1 मार्च से हम जानते हैं दूसरा चरण शुरू हुआ था। अब तक करीब 5 लाख लोग टीका लगवा चुके हैं। इस दौरान कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। कुल आंकड़ों की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फोटो ऑप की बात करें तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। अस्पताल अब अपने हिसाब से वैक्सीनेशन का वक्त तय कर सकते हैं। पहले ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था, अब ये 24/7 भी हो सकता है। इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होगी और व्यवस्थाएं सुचारू रखनी होंगी। ये एक बढ़िया फैसला है। कोरोना से जुड़ी सुर्खियों पर आपको एक बात और बता दें, भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज का डेटा भी सामने आ गया है और ये 81% इफेक्टिव साबित हुआ है। 25,600 से ज़्यादा लोगों पर यह ट्रायल हुआ। ICMR के मुखिया बलराम भार्गव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी और इसे मेक इन इंडिया एफर्ट्स के लिए भी एक बड़ी सफलता बताया। आपको बता दें कि ये वही वैक्सीन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स में लगवाया था। पहले इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, अब उम्मीद है कि सबकी शंकाओं का निवारण हो गया होगा। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कर्नाटक सरकार में जल संसाधन मंत्री और भाजपा के नेता रमेश जारकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो सच से दूर हैं। मैं निर्दोष साबित होऊंगा, पूरा भरोसा है, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। दरअसल बीते दिन यानी 2 मार्च को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी की थी जिसमें रमेश जारकीहोली पर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप था। सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक मैंने मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई। मंत्री ने लड़की को नौकरी दिलाने का वादा किया, बाद में मुकर गए। पीड़िता को न्याय चाहिए और उसी के लिए परिवार ने मुझसे संपर्क किया था, यह सामाजिक कार्यकर्ता का कहना था। सीडी आने के बाद से कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने येदियुरप्पा सरकार को करप्ट बताते हुए रमेश जारकीहोली के इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में धरना भी दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, सच्चाई जानने की जरूरत है, लेकिन अगर ये सच है तो शर्मनाक है। हम नेताओं को नैतिक रूप से सही होने की जरूरत है और यही बीजेपी की नीति है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरी सुर्खी, इसमें बात होगी उस माफिया विधायक की जिसे लेकर 2 राज्य सरकारें आमने सामने हैं। लंबे समय से यूपी सरकार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेजने की मांग कर रही है और पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इसे टाल रही है। यूपी सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, जहां आज भी सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि मुख्तार को यूपी से पंजाब ले जाने की कहानी फिल्मी साजिश की तरह है। पंजाब में दर्ज मामले में 2 साल हो गए, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुई और खुद मुख्तार ने भी बेल के लिए अर्जी नहीं डाली। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि मुख्तार को यूपी से पंजाब ले जाने से पहले MP MLA कोर्ट की इजाजत लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। तुषार मेहता के मुताबिक 29 अप्रैल 2019 और 22 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने यूपी में विशेष अदालत को बताया था कि आरोपी मुख्तार अंसारी की सेहत सही नहीं है, जबकि इसी दौरान उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया था। मुख्तार अंसारी की तरफ से, बल्कि कहें कि पंजाब सरकार की तरफ से वकील पेश हुए दुष्यंत दवे और कहा कि क्या कोई राज्य किसी राज्य को आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन का जिक्र करते हुए दवे ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो भी ये मांग कर सकते हैं कि मैं केरल का रहने वाला हूं, मेरा मामला केरल में चलाया जाए। मुख्तार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या का हवाला देते हुए यूपी में मुख्तार की जान को खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर करने की अर्जी पर कल भी सुनवाई करेगा। मुख्तार को यूपी वापस भेजने का मुद्दा पंजाब की विधानसभा में भी उठा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मुख्तार की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख का वकील खड़ा किया जा रहा है। मजीठिया ने मुख्तार को पंजाब की जेल में रखने की CBI जांच की मांग की
और पूछा कि पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रही है, 2 साल से मुख्तार अंसारी के केस में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी जब भी बीजेपी पर लोकतंत्र का गला घोटने या मीडिया को दबाने जैसे आरोप लगाती है तो बीजेपी उन्हें इमरजेंसी की याद दिलाती है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सांसद राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर बयान दिया। कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगाना एक गलती थी, उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 2 मार्च को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ बातचीत की और उसी में राहुल ने कहा कि मेरे हिसाब से इमरजेंसी लगाना गलती थी। मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी ये माना, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की वो क्षमता भी नहीं है, जबकि वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि देश में संवैधानिक पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। कहा कि अगर हम बीजेपी को इलेक्शन में हरा भी देते हैं तो उन पदों पर बैठे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। राहुल के बयान पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल की बातों को हास्यास्पद बताया कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, यह कहना हास्यास्पद है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए। 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, 1 पर कांग्रेस और बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। 2017 में इन 5 में से 3 सीटों पर आप थी, 1 पर बीजेपी और 1 पर बसपा थी। हालांकि बसपा के जो पार्षद थे वो बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और विधायक बन गए थे। 4 सीटों पर मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जनता एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है और एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब है। एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम, इसके 3 हिस्से हैं, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम। और इन तीनों नगर निगमों पर पिछले 15 वर्षों से बीजेपी का कब्जा है। अगले बरस यानी 2022 में यहां पर चुनाव होने हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति की निजी संपत्ति नहीं है। दरअसल एक व्यक्ति ने कोर्ट याचिका दायर की और मांग की कि कोर्ट उसकी पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश दे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या महिला कोई निजी संपत्ति है जो हम इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं? क्या पत्नी एक गुलाम है जिसे कोर्ट आपके साथ जाने का आदेश दे सकता है? ये मामला दहेज उत्पीड़न का है। महिला का आरोप है कि 2013 में शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से वो अलग रहने लगी। 2015 में उसने कोर्ट में गुजारा भत्ता की अर्जी डाली, जिसके बाद गोरखपुर की कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को दे। इसके बाद पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका की, जहां फैसला उसके पक्ष में आया। फिर पति ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जब मैं पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हूं तो फिर गुजारा भत्ता क्यों दूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका ठुकरा दी तो पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब यहां पर भी पतिदेव को जमकर फटकार लगाई गई है। महिला के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता ये सब केवल इसलिए कर रहा है कि गुजारा भत्ता देने से बच सके। ये कौन से लोग होते हैं जो दहेज मांगते हैं और इनको क्यों दिया जाना चाहिए? अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो बंगाल से है। बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत के आपको क्या चांस लगते हैं, तो उन्होंने अपना पुराना बयान जो ट्विटर पर दिया था उसे रिपीट किया और कहा कि बीजेपी अगर 3 डिजिट्स में पहुंचती है, सैकड़े पर पहुंचती है, तो मैं अपना इलेक्शन मैनेजमेंट का काम छोड़ दूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा 3 डिजिट का मतलब 100 सीट। इस जवाब के साथ जो बात नत्थी होकर आई वो गौर करने लायक है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वैसे तो बीजेपी कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कोई बड़ा बदलाव ना हो। उनसे फिर पूछा गया कि कैसा बड़ा बदलाव, तब उन्होंने जवाब दिया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स पर किसी तरह का हमला होता है तब शायद माहौल बदल सकता है। Only one thing, if there is a kind of unfortunate incidents of attack on paramilitary forces here, that's the only thing that could change things. I'm being absolutely honest and blunt about it. I don't know. I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens, that I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well.
I think the gap is too big for BJP now to fill. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।